हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर्स का 5th पार्ट है एंड आई होप कि आप सबको मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो आपके व्यूज़ से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं इतने प्यारे प्यारे। ठीक है, सब लोग वीडियो देख लेते हैं बट कमेंट्स प्यारे प्यारे बहुत ही कम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड आप लोगों ने फिर डिमांड भी करी है कि मैम ये चीज़ें करा देना जब ये करंट अफेयर पूरा हो जाए, तो आपकी डिमांड्स भी पूरी होगी, बिकॉज आप भी तो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए जब ऐसा चीज़ें होती है ना कि लोग शेयर करते हैं, तुम्हारे कंटेंट को अच्छा मानते हैं, तो मन भी करता है कि यार उनको हम कंटेंट दे अच्छा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयर करते रहना है सो दैट ये सीरीज आपके पास आती रहे। ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर का 5th पार्ट। ठीक है, अब देख लो मैंने कितना कितना चीजें करा दिया है। इंडिया आसियान के बीच बारे में करा दिया, CPEC, चाइना ताइवान, इंडिया मॉरिशस, इंडिया साउथ कोरिया। जिसने भी नहीं किया वो चैनल पे जाओ भाई, ये सब मिल जाएगा। इंडिया जर्मनी के रिलेशन, चाबार डे, इंडिया डेनमार्क का रिलेशन, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, I2U2 के बारे में सुना होगा, चाइना का लैंड बॉर्डर, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया आपका, इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया की एंगेजमेंट तालिबान के साथ हो गई, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया US डिफेंस रिलेशन हो गया, इंडिया रशिया का डिफेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि अगर US की बात करें तो रशिया की भी तो करनी पड़ेगी। इंडिया UAE की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आप देख रहे हो ना कि कितना बढ़ रहा है इनके बीच में रिलेशन। चाइना अफ्रीका रिलेशन कराया मैंने आपको। एंड लास्ट हमने यहाँ पे खत्म किया था इंडिया और जापान का रिलेशन। ठीक है, इंडिया जापान का रिलेशन, राइट, इधर खत्म किया था। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है G7। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। अरे ये ग्रुप ऑफ 7 है क्या? ग्रुप ऑफ 7 है किस लिए? अरे 7 सबसे डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों का समूह है जो कि पॉलिसी वगैरह डिस्कस करता है हर चीज के बारे में। तो अभी अगर मैं बात करूं इसमें लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है और हमारे एग्जाम में क्या आ सकते हैं। देखो, आपके एग्जाम में ना ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइफ कैंपेन इज रिलेटेड टू, ये जो लाइफ कैंपेन है ये किससे संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे तो आप तो कंफ्यूज जाओगे, लेकिन अब नहीं होगे क्योंकि ये इधर मैंने दे रखा है। India highlighted global initiative for lifestyle for environment campaign with a goal to encourage an eco-friendly lifestyle। जीवन अभियान बेसिकली क्या है ये? भारत ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य के साथ ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ लिया है के अभियान पर प्रकाश डाला है कि यार ऐसा कुछ इनिशिएटिव, एक ऐसा कोई अभियान होना चाहिए जिसमें हम इन्वायरमेंट के हिसाब से रहें। इस पे इंडिया ने बात की है। अच्छा, G7 पे इंडिया आता है कि नहीं आता? इंडिया नहीं आता, लेकिन इंडिया को इनवाइट हर बार कोई कर ही लेता है। G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हर बार अलग अलग जगह इनकी मीटिंग होती है। तो मुझे ये बताओ 2022 में कौन से जो कंट्री है वह वो इसकी मीटिंग होस्ट कर रहा है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है एक, तो PGIE ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वेस्टमेंट जो है निवेश है उस पर एक योजना आई है। तो G7 के लीडर्स ने बेसिकली बोला है कि हम $600 बिलियन फंडिंग करेंगे। $600 बिलियन कितने ज़्यादा होते हैं? 2027 तक क्यों करेंगे? टू डिलीवर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और गेम चेंजिंग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में। कहाँ बनाएंगे ये प्रोजेक्ट्स? डेवलपिंग एरियाज में और मिडिल इनकम कंट्रीज में, जो ज़्यादा विकसित नहीं है कंट्रीज उन पे। डेवलपिंग में इंडिया आता है? बिल्कुल आता है। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि काउंटर कर सके किसको? किसका काउंटर है? किसके मतलब एक ऑल्टरनेटिव है, एक ऑप्शन है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो कितनी बात की है इन्होंने? $600 बिलियन की बात करी है। ठीक है, PGII। तो PGII स्कीम किससे संबंधित है? G7 से। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? $600 बिलियन। पूछ सकते हैं कि कितने डॉलर? $600 बिलियन 2027 तक, यानी कि अगले 5 साल तक ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। लाइफ कैंपेन पे किसकी बात, किसने लाइफ कैंपेन को उठाया है? इंडिया ने। ठीक है, G7 स्टेट्स की बात करूँ तो कौन कौन आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। G7 में आता है USA आपका, यूनाइटेड किंगडम आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ये कनाडा आएगा, फिर जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। ठीक है, ये 7 कंट्रीज आती हैं और हर बार इन 7 में से किसी एक में मीटिंग होती है और इंडिया को तो बुला ही लेते हैं। इंडिया तो बढ़िया है। ठीक है, दूसरा है RATS, रैट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैट्स का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल, ठीक है, रीजनल क्षेत्रीय एंटी टेरर, गैर आतंकवाद स्ट्रेटजी। ठीक है,
ठीक है। सो बेसिकली किसका पार्ट है रैट्स, ये है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, ठीक है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बेसिकली परमानेंट बॉडी है, ये आपका स्थायी निकाय है एससीओ का, जो कि ये साइन कब हुआ था 2002 में। और रैट्स का काम क्या है, कॉम्बैटिंग टेररिज्म की जो टेररिज्म है आतंकवाद उसका मुकाबला करना, सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद उससे निपटना, एक्सट्रीमिज्म यानी कि उग्रवाद उससे निपटना। कौन कौन से स्तर पे, रीजनल, क्षेत्रीय और ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर पे। अच्छा थोड़ा बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ कैसे आया था मैं बता देती हूँ। एससीओ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शांघाई 5 था, ठीक है। शांघाई 5 में आता था आपका चाइना, रशिया, तजाकिस्तान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है, ये 5 आपके आते थे। फिर आपका उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया एंड आपका बना शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 2005 से इसका क्या था, ऑब्जर्वर था, बट अभी 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फुल मेंबरशिप इसकी मिल गई है। उसके अलावा कौन से सेशन में मिली थी आपकी इंडिया और पाकिस्तान को, कौन से, कजाकिस्तान में मिली थी, कौन सा सेशन था वो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। अस्थाना सेशन था क्या वो, अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट मुझे बताओ कि पिछले साल ईरान को आपने फुल मेंबरशिप दी थी, वो कहाँ पे हुआ था, कौन से सेशन था, दुशांबे ताजिकिस्तान था क्या, हाँ या ना बोलो बस, ठीक है। और इस साल मीटिंग कहाँ होनी है, इस साल होनी है उज्बेकिस्तान में, 2022 की मीटिंग एससीओ की उज्बेकिस्तान में होनी है। एंड फिलहाल जो बेलारूस हमारी कंट्री है उसने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है कि हमको इस साल फुल मेंबरशिप दे दो भैया, ठीक है, ये वाली बात कर रही है बेलारूस ने। नेक्स्ट आपका आता है बिम्स्टेक, ठीक है, आज का थर्ड टॉपिक है, थर्ड है ना, हाँ, तीसरा टॉपिक आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज आपका बिम्स्टेक। अच्छा अगर मैं बात करूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में ना इसकी ना 25वीं सालगिरह है बिम्स्टेक की। कौन सी डिक्लेरेशन से आया था, 1997 में आया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है, बैंकॉक घोषणा से आया था। और अगर मैं इसकी बात करूं बिम्स्टेक की कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये रहा आपका मैप। फर्स्ट है आपकी ये देखो इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया के नीचे आपका श्रीलंका हो गया, फिर ऊपर क्या है नेपाल, इधर फिर भूटान, बांग्लादेश। 5 आपके साउथ एशिया और 2 आपके साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज है। कौन 2, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, ये 7 कंट्री मिलकर बनाती है आपका बिम्स्टेक। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या चीज़ें बिम्स्टेक से जुड़ी हुई है, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कि कोलकाता से सितवे पोर्ट तक आप जोड़ोगे, यह आपका संबंधित है बिम्स्टेक से। आईएमटी यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनेगा मोरे मणिपुर से लेकर मैसो थाईलैंड तक, ये भी इससे संबंधित है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये भी इन्हीं कुछ कंट्रीज से संबंधित है। और आपकी जो 5वीं सबमिट हुई थी ना रीजनल ग्रुपिंग की इधर की, तो इन्होंने बोला था कि वर्चुअली हुई थी कोलंबो, और उधर उन्होंने बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया था, यानी कि 5वीं सबमिट में, राइट, ये हो गया आपका बिम्स्टेक। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक्रोनिम है जिसको जिम ओनेल ने कॉइन किया था, ब्रिक, एंड बाद में, ठीक है, 2009 में ये बना था। वैसे 2006 से ही इसकी बात हो गई थी। 2006 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके जब सेशन में लोग आ रहे थे, तो ब्रिक वाली जो कंट्री उन्होंने साथ में उसके जो फाइनेंशियल और फॉरेन वाले लोग थे उन्होंने अलग से अपनी बातचीत वगैरह शुरू की थी, एंड 2009 में ये अपना एक ब्रिक ऐसे आया था। 2010 में आपका ये साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। अभी रिसेंटली 14th ब्रिक्स सबमिट हुई है, कहाँ पे हुई है, चाइना में हुई है, ठीक है। और इसमें हमने क्या अडॉप्ट किया, बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग घोषणा हमने अडॉप्ट किया है। ब्रिक्स की बात करें तो देखो ये कंट्रीज हैं आपकी ब्रिक्स में। अच्छा इसका सेशन कैसे होता है, BRICS, जिस ऑर्डर में ये कंट्री है उसी ऑर्डर में आपका सेशन होता है। अच्छा ये हमने अलग से ब्रिक्स कंट्री क्यों लेके आए, इसलिए लेके आए क्योंकि ये उस समय की उभरती इकोनॉमी थी, मतलब आगे की, ठीक है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, फर्स्ट ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये 5 कंट्रीज। लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि मैं रोज 5 ही टॉपिक कराती हूँ, वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो की अगर मैं बात करूँ बहुत न्यूज़ में है, बहुत न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस पे बात हो रही थी जब ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो नाटो बहुत ही पिक्चर में आया था। बोला जाता है कि देखो नाटो कब आया था, 1949 में। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर हुआ था ना, तो 1949 में ये आया था, 1955 में वॉर्सो पैक्ट हुआ था, एंड जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थे। सो अब क्या हुआ कि नाटो सिक्योरिटी वो है कि यार एक हम अलग से सिक्योरिटी अपने ग्रुपिंग बना लेते हैं, ये सब कोल्ड वॉर में तो यही हुआ था। लेकिन जब आपका USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था कितनी कंट्रीज़ में, 15 कंट्रीज़ में, तो उसमें उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था
तो जितने भी मिलिट्री ये जो पैक्ट थे ना, ग्रुपिंग थी, ये सब हट गई थी, बट नाटो नहीं हटा था। तो अभी भी ये बात होती है कि यार तुम वही सारी मिलिट्री ग्रुपिंग ऐसे करके लेके आते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूँ तो नाटो अभी सबमिट इसलिए न्यूज़ में भी है क्योंकि इसकी रिसेंटली सबमिट हुई है। कहाँ पे हुई है? मैड्रिड, स्पेन में हुई है। और इन्होंने 2022 की स्ट्रेटेजिक रणनीतिक कॉन्सेप्ट अपनाया है। ये इनका गाइडिंग डॉक्यूमेंट है कि किस तरीके से सिक्योरिटी से डील करने हैं। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है हमारी सिक्योरिटी को, और चाइना को इन्होंने फर्स्ट टाइम एड्रेस किया है। और उन्होंने अब बहुत सारे और भी पंगे लिए हैं, जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सारे। और इन्होंने ना पता है यूक्रेन को एक अलग से पैकेज दिया है क्योंकि यूक्रेन में वॉर हो रहा है ना। और इन्होंने ये भी बात की थी कि जो हमारी ग्रीन हाउस एमिशन है ना, ग्रीन हाउस गैस की, वो नाटो क्या करेगा, वो एटलीस्ट वो बोल रहे हैं कि 45% हम कम कर देंगे 2030 तक, और इसको जीरो लेके आ जाएंगे 2050 तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटो ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बोला है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आता ही आता है। 45% कम कर देंगे 2030 तक और जीरो 2050 तक। नाटो ने एक नाटो इनोवेशन फंड, ठीक है, नवाचार का एक फंड बोला है, जिसमें इन्होंने बोला है कि 1 बिलियन यूरो हम अगले 15 साल में इधर इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए? स्टार्टअप्स करने के लिए। किसमें? डेवलपिंग डुअल यूज। ठीक है, दो तरीके, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी उसका दो यूज करने के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, कुछ भी चीज़, ठीक है, उधर हम यूज़ करेंगे 1 बिलियन यूरो अगले 15 साल के लिए। ठीक है, नाटो का मैप अगर आप देखोगे तो ये सारी कंट्रीज़ है। दिस इज़ यूक्रेन। यूक्रेन मेंबर नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये हिंदी में है इसका ट्रांसलेशन, ये आपको मिल जाएगा जब आपको पूरा मैं इकट्ठे सब कुछ करा दूंगी एंड इकट्ठे PDF दे दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस एंड प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि तभी आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिल पाएंगे। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर JRF।